डॉक्टर योगेश बनवाड़े इनका सवाल है कि लॉकडाउन पहले करने की जरूरत थी, वो शायद ठीक से नहीं हुए। पर आप अब जब इतने पेशेंट बढ़ रहे हैं, लॉकडाउन हो करने के बाद भी पेशेंट बढ़ते गए और आज जब इतने तेजी से बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में क्या फिर से लॉकडाउन करना ये उपाय हो सकता है? और अगर लॉकडाउन ये उपाय अब नहीं बचा तो फिर ये सारी समस्या पर क्या उपाय है? डॉक्टर योगेश बनवाड़े इनका सवाल। डॉक्टर योगेश बनवाड़ी जी ने बहुत कठिन सवाल पूछा है। इस सवाल का जवाब देना किसी के लिए भी आसान नहीं है। हमने बहुत गलतियां की और हमारे देश की ये खासियत रही है कि हम गलतियों से सीखते नहीं। हमने इतने संक्रमण हैंडल किए लेकिन इसके बावजूद हम सीखे नहीं। हमने कोरोना को अंदर आने दिया। लॉकडाउन के बारे में मैं बहुत बाद में विस्तार से बोलने वाला हूं, कौन कौन सी गलतियां की इसके बारे में बोलने वाला हूं। लेकिन अभी फैक्ट तो यह है कि रोज संक्रमण बढ़ रहा है और ये संक्रमण इतने तेजी से बढ़ने वाला है, ये सबको पता था। इसीलिए तो लॉकडाउन की कोशिश की गई। लेकिन लॉकडाउन की कोशिश करते वक्त हमने जो दिमाग का उपयोग करना चाहिए था वो हमने ठीक ढंग से नहीं किया, क्योंकि हमारे देश में तो हर एक को दिमाग है ही नहीं, एक ही व्यक्ति को दिमाग है और ऐसे देश चलता नहीं। ना कोरिया ने ऐसा किया, ना ताइवान ने ऐसा किया। वहां की आरोग्य यंत्रणा निर्णय लेती थी, वहां के तज्ञ निर्णय लेते थे। यहां तो हमारे देश में एक ही व्यक्ति को अकल है, बाकी किसी को अकल है ही नहीं, और दूसरे को आधी अकल है। डेढ़ अकल वाला हमारा देश है। तो हमने कई गलत डिसीजन लिए, इसके परिणाम आज हम भुगत रहे दोनों स्तर पर। अर्थव्यवस्था के स्तर पर भुगत रहे हैं, लोग बेरोजगार हो गए उस स्तर पर हम भुगत रहे हैं। और जिसके लिए ये सब प्रयास किए थे, ये प्रयास प्रामाणिक भी मान लिए, अच्छे भी मान ले, तो जिसके लिए ये प्रयास किए थे वो प्रयास भी हमारे फेल हो गए। संक्रमण तेजी से बढ़ रहा, इसको रोकने का हमारे पास कोई भी जरिया नहीं। आज की स्थिति में हमारी पूरी की पूरी आरोग्य व्यवस्था चरमरा गई है। पेशेंट्स के लिए बेड उपलब्ध नहीं है। पर डे 1000 के ऊपर डेथ्स हो रही है। 88,000 90 तक पर डे पेशेंट्स आ रहे हैं। तो हमारी आरोग्य व्यवस्था तो उनको बेड्स उपलब्ध कर देने वाली नहीं है। तो अभी तक हमने मृत्यु का जो प्रमाण कम रखा था वो प्रमाण कम नहीं रख पाएंगे। संक्रमण फैलता रहेगा, संक्रमण फैलता रहेगा। इस कारण लोग बड़े पैमाने पर मरते रहेंगे, क्योंकि ये बहुत तेजी से फैलता है। दुगना, एक व्यक्ति 3 व्यक्ति तक पहुंचा सकता है, 3 गुना बढ़ते जाता है। तो नेचुरली पूरे देश में ये संक्रमण फैल रहा है। अब ये किसी के हाथ में नहीं बचा है, किसी सरकार के हाथ में नहीं बचा है, ना स्टेट के हाथ में बचा है। केरल जैसा एक आधा प्रांत अपने आप को सुरक्षित रख सकता है अभी, ना स्टेट के हाथ में बचा, ना केंद्र के हाथ में बचा। और सबने अपने हथियार अब डाल दिए। बोलता कोई नहीं, कोई बोल नहीं रहा है। बोलेंगे कैसे? मरने देने के लिए छोड़ेंगे ऐसा कैसे बोलेंगे? हमने लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया, ऐसा तो बोल नहीं सकते। सरकार तो नहीं बोल सकती। मेरे जैसा एक आधा व्यक्ति बोल सकता है जो पॉलिटिक्स से संबंधित नहीं है। सरकार नहीं बोल सकती, उन पर जिम्मेदारी होती है लोगों की। तो नेचुरली सरकार तो ऐसा बोल नहीं सकती है। लेकिन फैक्ट ये है कि अभी हमको छोड़ दिया। भाई हमने प्रयास किया, हम सफल नहीं हो पाए, अब आपका नसीब। वैसे भी हमारी पूरी सरकारी तंत्र की व्यवस्था में नसीब को बहुत महत्व है। हमारी अर्थव्यवस्था भी तो गॉड ऑफ एक्ट है ना। अर्थव्यवस्था क्यों चरमराई है? हमारी अर्थ मंत्री कहती है इट्स गॉड ऑफ एक्ट। कोरोना गॉड ऑफ एक्ट है। अरे हमने आने दिया ना एरोप्लेन से अंदर, तो भी गॉड ऑफ एक्ट है। क्या गॉड ने लाया यहां पर? क्यों गॉड को हम बदनाम करते हैं? तो ये हमारी मानसिक धारणा है। तो नेचुरली ये बहुत डिफिकल्ट है। आपने इतना सवाल डिफिकल्ट पूछा, मैं इसका कम से कम जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मैं सरकार में नहीं हूं, मुझ पर वो जिम्मेदारी नहीं है।
मैं बोलकर मुक्त हो सकता हूं। मुझ पर वो जिम्मेदारी होती है तो शायद मैं भी बोल नहीं पाता कि लोगों को हमने अभी मरने के लिए खुला छोड़ दिया, लोगों को अपने हाल पर छोड़ दिया, लोग अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे। अभी हमने केवल ट्रेन शुरू नहीं की है, बाकी सब खुला कर दिया है और मंदिरों के लिए हम यानी आंदोलन कर रहे हैं। मंदिर खुले करने चाहिए, इसके लिए हम आंदोलन कर रहे हैं। समझ में नहीं आता कि आप जीने के लिए जो चीजें आवश्यक है उसके लिए आंदोलन कर रहे हैं, समझने लायक है। भाई भूखे मरना है, उससे अच्छा है कोरोना से मरेंगे, ये एटीट्यूड भी समझने लायक। लेकिन मंदिर खुले करो, ये तो समझ में ही नहीं आ रहा है। यानी भगवान की कल्पना क्या फिर से सिखाने की आवश्यकता है? सारे संतों ने सिखाया है कि चर-चर में भगवान होता है, हर एक के घर में भगवान होता है, हर एक के घर में भगवान की मूर्ति होती है। तो आपके घर में भगवान होने के बावजूद आप भगवान की प्रार्थना घर में करिए। मंदिरों में जाकर वहां संक्रमण बढ़ाने की क्या आवश्यकता है? ये क्या भगवान की इच्छा है? गॉड की एक्ट है? गॉड की एक्ट है तो सभी बंद कर दीजिए ना, ट्रीटमेंट की भी क्या आवश्यकता है? तो ये जो हमारी सोच है और हमारे प्रकाश अंबेडकर जी भी इसके लिए आंदोलन करते हैं। बाबा साहब के नातू, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के नातू इसलिए आंदोलन करते हैं कि मंदिर खुलना चाहिए। ये तो सबसे बड़ा शौक है। बाबा साहब देख रहे होंगे तो उनको क्या लग रहा होगा मुझे पता नहीं। यहां शिवसेना का मुख्यमंत्री है, उद्धव जी ठाकरे हैं। शिवसेना ने आज तक इन चीजों को बहुत महत्व दिया। पूरे देश के मंदिर खुल रहे हैं और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो आज तक हिंदुत्व हिंदुत्व करते आए हैं, वो कड़ाई से अपने अपने निर्णय पर अड़े हुए हैं कि हम आसानी से मंदिरों को खुला नहीं करेंगे क्योंकि वो आवश्यकता नहीं। और यहां हम उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं कि मंदिर खुले किए जाए ताकि और भी संक्रमण बढ़े। हमारे मंदिर तो बड़े विस्तीर्ण नहीं होते, छोटी सी जगह में बड़े पैमाने पर लोग इकट्ठा होते हैं। अरे भाई भगवान अगर चराचर में है, हर जगह पर है, हमारे हर एक के घर में उसका मंदिर होता है, छोटा सा क्यों ना घर में मंदिर होता है, उसकी पूजा अर्चा होती है। घर में तो हम पूजा कर ही सकते हैं ना, उसके लिए वहां जाकर और संक्रमण बढ़ाने की क्या आवश्यकता है? ये भी बात हमारे समझ में नहीं आती। तो इस स्थिति में इस चीज को संभालना बहुत कठिन है हमारे देश में। और फिर अभी तो हमको खुला छोड़ दिया, इसलिए इसके ऊपर एक ही पर्याय है कि हर व्यक्ति ने ये जो हमारे नियम है जिसके कारण संक्रमण कम से कम फैल सकता है, सोशल डिस्टेंसिंग रखे, मास्क पहने, बार बार हाथ धोइए, डिसइंफेक्टेंट का जरूरी है वहां उपयोग करें और कम से कम लोगों से मिलने की कोशिश करें। मिलते भी है, आवश्यक है, तब भी केयर लीजिए। और जैसे ही आपको सिम्टम्स महसूस होते हैं, तुरंत डॉक्टर की मदद लेने की कोशिश कीजिए। वो भी बड़ा डिफिकल्ट है। हमारे यहाँ के डॉक्टर्स डरे हुए हैं। बहुत कम प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स ऐसे हैं जो ट्रीटमेंट के लिए तैयार होते हैं, जिनके पास पैसा पड़ा है और पैसे के लिए ही डॉक्टरी करते आए हैं, वो तो बिल्कुल पेशेंट को हाथ लगाने को तैयार नहीं। ऐसे डॉक्टर्स की डिग्रियां खींच लेनी चाहिए। इमरजेंसी में अगर डॉक्टर्स काम में नहीं आएंगे तो कौन काम में आएगा? लेकिन नहीं। तो आज हमें पता चल गया कि ये प्राइवेटाइजेशन के परिणाम क्या होते हैं। हमारी आरोग्य व्यवस्था अगर सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था तगड़ी होती, केरल जैसी भी होती, तो शायद पूरे देश की अवस्था अलग होती, महाराष्ट्र की भी अवस्था अलग होती। महाराष्ट्र में इतना बड़े पैमाने पर संक्रमण नहीं फैलता, मुंबई जैसा शहर होने के बावजूद। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सरकार ने कम मेहनत की है, बहुत मेहनत की है, सरकारी यंत्रणा ने भी बहुत मेहनत की है, लेकिन देश के डिसीजंस गलत हुए हैं, उसके परिणाम सबको भुगतने पड़ रहे हैं और आगे हम सबको भुगतने पड़ने वाले। ये संख्या बहुत बढ़ते जाने वाली है। ये रोकने का सामर्थ्य अब किसी में नहीं बचा है। और जब सेकंड अटैक आएगा तब क्या होगा, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। सबसे गंभीर बात यही है
कि हम अभी तक डेथ रेट बहुत कम रख पाए, इसके आगे डेथ रेट कम रखना हमारे लिए बहुत कठिन है। क्योंकि ट्रीटमेंट के लिए बेड्स उपलब्ध नहीं। कई डॉक्टर संक्रमण के कारण मर चुके हैं। डॉक्टर के मनों में बहुत दहशत है कोरोना की। लेकिन इसके बावजूद उदार होकर जैसे सैनिक लड़ता है, उसको पता होता है कि मैं मारा जाऊँगा, इसके बावजूद वो लड़ता है बॉर्डर पर। उस ढंग से इस देश के काफ़ी डॉक्टर्स लड़ रहे हैं, इसलिए ये यंत्रणा चल रही है और इसलिए ये डेथ रेट अभी तक कम है। लेकिन इसके आगे ये डेथ रेट कम रखना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। मैं मुश्किल कह रहा हूँ, नामुमकिन शब्द अभी तक उपयोग में नहीं ला रहा हूँ, क्योंकि हमने आखिरी तक लड़ाई लड़नी है, होप्स रखनी है, जिद पे अड़े रहकर लड़ना है, तो फिर होप्स के लिए तो जगह रखनी चाहिए। इसलिए मैं नामुमकिन नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बहुत गंभीर परिस्थिति आ गई है और सेकंड अटैक जब आएगा, तब तो और बड़े पैमाने पर ये फैलता जाएगा। जो डर शुरुआत में था, इसलिए मैं लॉकडाउन का समर्थन कर रहा था, क्योंकि ये सिचुएशन आ सकती है, वो ऑलरेडी आनी शुरू हो गई है।